नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्रिया की परिभाषा और इसके भेद। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्रिया किसे कहते हैं? उत्तर है वैसे शब्द या पद जिससे किसी कार्य के होने या किए जाने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे राधा नाच रही है, बच्चा दूध पी रहा है, मुकेश कॉलेज जा रहा है। इनमें नाच रही है, पी रही है, जा रहा है, ये कार्य करने का पता चलता है, इसलिए ये शब्द क्रिया कहलाएंगे। आगे है धातु किसे कहते हैं? यदि किसी एक क्रिया के विभिन्न रूपों को देखा जाए, जैसे करेगा, कर रहा है, करता है, कर लेगा, कर चुका होगा, करना चाहिए, करिए, करो, करवाइए इत्यादि, तो इन सब में कर ऐसा अंश है जो सभी क्रिया रूपों में समान रूप से नजर आ रहा है, इसे ही धातु कहते हैं। धातु के कितने भेद हैं? नाम लिखो। धातु के 2 भेद हैं। नंबर 1 सामान्य धातु, नंबर 2 व्युत्पन्न धातु। मूल में ना लगकर प्रत्यय लगाकर बनने वाला रूप सरल धातु या सामान्य धातु कहलाता है, जैसे सोना, रोना, पढ़ना, बैठना इत्यादि। सामान्य धातुओं में प्रत्यय लगाकर या अन्य किसी प्रकार से परिवर्तन कर जो धातुएं बनाई जाती हैं उन्हें व्युत्पन्न धातु कहते हैं। व्युत्पन्न धातु और सामान्य धातु। सामान्य धातु, व्युत्पन्न धातु, पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना, काट, काटना, कटवाना, देना, दिलाना, दिलवाना, करना, कराना, करवाना, सोना, सुलाना, सुलवाना। आगे है संज्ञा विशेषण या क्रिया विशेषण के साथ जब करना, होना, देना जैसे क्रियापद जुड़ जाते हैं तो उसे सम्मिश्र धातु कहा जाता है। अब है कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? नाम लिखो। उत्तर है 2 भेद हैं। पहला है अकर्मक क्रिया, दूसरा है सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? उत्तर है जिन क्रियाओं का फल सीधा कर्ता पर ही पड़े वे अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। ऐसी अकर्मक क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता नहीं होती। अकर्मक क्रियाओं के उदाहरण हैं, पहला गौरव रोता है, दूसरा सांप रेंगता है, तीसरा रेलगाड़ी चलती है। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? उत्तर है जिन क्रियाओं का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है वे सकर्मक क्रिया कहलाती है। इन क्रियाओं में कर्म का होना आवश्यक है, जैसे भंवरा फूलों का रस पीता है, दूसरा है रमेश मिठाई खाता है। प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? इसका उत्तर है प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के 6 भेद हैं। जहाँ केवल एक क्रिया का प्रयोग होता है वह सामान्य क्रिया कहलाती है। संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? जहाँ 2 अथवा अधिक क्रियाओं का साथ साथ प्रयोग हो वे संयुक्त क्रिया कहलाती है, जैसे सविता महाभारत पढ़ने लगी, वह खा चुका। नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों से बने क्रियापद नाम धातु क्रिया कहलाते हैं, जैसे हथियाना, शर्माना, अपनाना, लजाना, चिकनाना, झुठलाना इत्यादि। आगे प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? उत्तर है जिस क्रिया से पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य को न करके किसी अन्य को उस कार्य को करने की प्रेरणा देता है वह प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। ऐसी क्रियाओं के 2 कर्ता होते हैं। पहला है प्रेरक कर्ता, प्रेरणा प्रदान करने वाला, दूसरा है प्रेरित कर्ता, प्रेरणा लेने वाला। जैसे मोहन राधा से पत्र लिखवाता है, इसमें वास्तव में पत्र तो राधा लिखती है लेकिन उसको लिखने की प्रेरणा देता है मोहन। अतः लिखवाना क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया है। इस वाक्य में मोहन प्रेरक करता है और राधा प्रेरित करता है। आगे है पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं? उत्तर है किसी क्रिया से पहले यदि कोई दूसरी क्रिया प्रयुक्त हो वह पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे मैं अभी खाकर उठा हूँ, इसमें उठा हूँ क्रिया से पूर्व खाकर क्रिया का प्रयोग हुआ है, अतः खाकर पूर्वकालिक क्रिया है। पूर्वकालिक क्रिया या तो क्रिया के सामान्य रूप में प्रयुक्त होती है अथवा धातु के अंत में कर या कर के लगा देने से पूर्वकालिक क्रिया बन जाती है। जैसे बच्चा दूध पीते ही सो गया। नंबर 2 लड़कियां पुस्तकें पढ़कर जाएंगी। आगे है अपूर्व क्रिया किसे कहते हैं? कई बार वाक्य में क्रिया के होते हुए भी उसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता, ऐसी क्रियाएं अपूर्ण क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे भगत सिंह थे, वह हैं, ये क्रियाएं अपूर्ण क्रियाएं हैं। अब इन्हीं वाक्यों को फिर से पढ़िए।
भगत सिंह स्वतंत्रता सेनानी थे, वह बुद्धिमान हैं। इन वाक्यों में क्रमशः स्वतंत्रता सेनानी और बुद्धिमान शब्दों के प्रयोग से स्पष्टता आ गई है। ये सभी शब्द पूरक हैं। अपूर्ण क्रिया के अर्थ को पूरा करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें पूरक कहते हैं। तो यहाँ पर हमारी वीडियो खत्म होती है। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।